नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की खबर की, जहां पर हादसा हो गया। तीजम गांव में बीती रात बादल फटा। बादल फटने से पानी के तेज बहाव में पुल बह गया और इसी के साथ 100 मीटर रोड भी पानी के तेज बहाव में बह गई। बादल फटने के बाद तबाही मच गई। पुल टूटने से कई लोग फंस गए। तीजम गांव दारमा घाटी में है, वहां की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खबर आई कि बादल फटा, जिसके बाद पानी का सैलाब सा आ गया, जो मलबे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता हुआ कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पुल बह गया है, लोग परेशान हैं। जो आप सामने देख रहे हैं नकल गाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ पे भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है। वहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं नकल गाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ पे भारी वर्षा के कारण बादल फटने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटर पुल को भी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। तो बादल फटने के बाद यहाँ पर पानी की रफ्तार कितनी ज़्यादा रही होगी, कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी अब बादल फटने के बाद इस इलाके पर बरसा होगा, गिरा होगा। विजय वर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, इस हादसे में कितने नुकसान की आकलन लगाया गया है, आकलन कितने का है और लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं? 4 बजे के आसपास तीजम और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना हुई थी, जिस कारण भारी बारिश वहां पर हुई। पानी आया और उस पानी के चपेट में एक नाले में काफी पानी यहाँ जमा हो गया था, जिसने एक मोटर पुल को अपने बहाव में ले लिया। करीबन 1 किलोमीटर दूर वो मोटर पुल पहुंचा है। इसके अलावा 50 से 100 मीटर के करीब जो रोड है वो भी वॉश आउट हुई है। हालांकि जान माल का और कोई नुकसान की वहां पर सूचना नहीं है, क्योंकि बादल फटने के साथ लोग अलर्ट मोड में आ गए थे और खुद को लोगों ने सुरक्षित कर लिया था। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए विजय। तो जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ खास, लेकिन हाँ, पुल जरूर बह गया है, जिसकी वजह से अब गांव के लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें पुल उस पार जाना होता है, इस गदेरे के उस पार जाना होता है, तो कैसे जाएं। उधर पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के लीलम के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जैसी ही बारिश रुकी पहाड़ी टूटनी शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के कारण लीलम पातोर रोड पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की टीम रोड खोलने में जुटी है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड आने के कारण अभी वक्त लग रहा है। लीलम घाटी से जोड़ती है ये सड़क, जो लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो गई है। नैनीताल में मानसूनी बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है, साथ ही जलभराव ने खासा मुसीबत खड़ी कर दी है। शहर के मस्जिद चौराहे पर पानी इतना ज्यादा है कि आवाजाही में दिक्कत होने लगी है। जिला प्रशासन द्वारा इस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है, जिसके बाद से ही इस स्थान पर पानी भरने लगा। इसके अलावा नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश के बाद समस्या बढ़ गई। बाजार में भी नालियां चौक होने से सड़कों पर पानी बहता दिखा। बारिश के बाद प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया और जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर लिए जाने की बात कही। नैनीताल शहर में हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है। जो मल्लीताल तिराहे वाली मस्जिद के तिराहे वाली जो नाली है वो थोड़ी सी उसको केटर नहीं कर पा रही है। अभी एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से मेरी टेलीफोनिकली बात हो गई है, वो उसको आकर उसको मुआयना करके उसको हम उसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं, ताकि वो रिवर्स जो वाटर आ रहा है ऊपर नालों से वो सड़क पर ना आते हुए फ्लैट्स में ना जाए। खबर चमोली से। यहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 दिन पहले रात में एक मानसिक रूप से विकलांग शख्स पहाड़ पर चढ़ गया, जिसे निकालने के लिए मौके पर एसडीआरएफ और स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन उसी समय शख्स का हाथ छूट गया और वो गिर गया। इस हादसे में उसकी मौत हुई है। पहाड़ी से गिरने का ये वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो शख्स अचानक ही पहाड़ी से सीधे सड़क पर आ गया और उसकी जान चली गई।
उत्तराखंड के कई हिस्से आपदा से कराह रहे हैं। पहाड़ खिसक रहे हैं, सड़कों पर मलबा जमा है, लेकिन कई अधिकारी ऐसे वक्त में भी ऑफिस और मीटिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त लहजे में आदेश दिए, काम कीजिए वरना कार्रवाई का सामना कीजिए। उत्तराखंड में हर साल की तरह बरसात फिर से कहर बनकर टूट रही है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अफसरों का वही पुराना रवैया सामने आ रहा है। डेस्कटॉप अफसरी यानी न फोन उठता है न फील्ड विजिट होती है। सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय तक मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन फील्ड में हालात कैसे हैं इसकी जानकारी नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा जाए, फील्ड विजिट करें, लोगों की समस्याएं सुनें। जिले के प्रभारी अधिकारी हैं, हर एक जिले का एक पहले से प्रभारी अधिकारी नियुक्त है। उन सभी को पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्य सचिव महोदय को मैंने कहा है कि सभी से कहें कि वो जिलों में प्रवास करें और जिलों में जाएं। आपदा की स्थिति हो या अन्य कोई भी स्थिति हो, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की सहायता में योगदान। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मानते हैं कि फील्ड विजिट प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। अफसर फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें और जनता की समस्याओं को सुनें। फील्ड विजिट सिर्फ आपदा में नहीं, हर वक्त जरूरी है। मुख्य सचिव का कहना है कि सभी सचिवों और डीएम को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, विशेषकर एडीएम, एसडीएम, डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज, ये अपने अपने क्षेत्रों में फील्ड में जाएं और वहां पे जो समस्याएं, मतलब सिर्फ आपदा के समय ही नहीं, एक सामान्य तौर पे भी, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स का काम ही है कि फील्ड में जाके जो भी समस्याएं आती हैं उसको निराकरण करना। मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सख्त रुख भी दिखाया। सीएम ने साफ शब्दों में पुलिस अफसरों से कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरती तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में 12 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और कैबिनेट मीटिंग के दौरान विधानसभा के मानसून सत्र की डेट घोषित हो सकती है। इसी के साथ ऊर्जा, वन और शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश दिए। सीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के आदेश भी दिए हैं और इसी के साथ सीएम ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी जानकारी ली। सीएम ने सत्यापन अभियान में तेजी लाने के आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली से सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की मीटिंग ली। हरिद्वार में 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस तमाम इंतजाम कर रही है। कांवड़ मेले में पर्याप्त पुलिस बल के साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को भी तैनात किया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से भी कांवड़ यात्रा को सुगम और सरल बनाने की कोशिश है। इस बार कांवड़िए हरिद्वार शहर में प्रवेश करने से पहले क्यूआर कोड के जरिए पार्किंग तलाश सकेंगे। फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर एक वेब पेज खुलेगा, जिसमें पार्किंग और उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी होगी, जिसके बाद कांवड़िए निर्धारित पार्किंग की तरफ जा सकेंगे। यहाँ पर कांवड़ यात्रीगण आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको ये अपेक्षा उनसे की है कि क्योंकि कई बार ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो पार्किंग स्थल को चिन्हित करने में कई बार लोगों को असुविधा होती है, उसको दूर करने के लिए जो हमारे साइनेजेस हैं उसमें क्यूआर कोड हम लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ताकि वो उन क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी भी वक्त जो निर्धारित पार्किंग है और उन पार्किंग में क्या स्टेटस है पार्किंग का, उसको प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे। और इस वक्त हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। पुलकित, तैयारी कैसी दिख रही है? बस अब ज्यादा दिन नहीं है, कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अभी भी कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या तैयारी इस वक्त आपको दिख रही है हरिद्वार और आसपास?
जी बिल्कुल, कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि विधिवत रूप से 11 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज होगा और इसके लिए जो है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से जन सुविधाओं की जो तैयारियां हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के व्यवस्था के और लोगों की सुविधा के लिए जो है तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि हर बार होता है, कांवड़ मेले में सुरक्षा चाक चौबंद होती है, बड़ी मात्रा में जो है पुलिस बल की तैनाती की जाती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं पुलिस की या उससे जुड़ी भी और जो अर्धसैनिक बल है उनकी सबकी तैनाती की जानी है और वो सब तैनाती बहुत जल्द होने वाली है। दूसरी जो स्टेट से, दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से जो पुलिस फोर्स है वो जल्द हरिद्वार पहुंचेगा और उसके बाद उसकी तैनाती की जाएगी। और उसके अलावा पुलिस इस बार तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि जो पार्किंग है, जो ट्रैफिक रूट्स है, उनको जो डाइवर्ट रूट जो किए गए हैं उससे लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है हरिद्वार में, जब बेतहाशा, जब बड़े वाहन और कांवड़ों के जो वाहन आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग ढूंढने की, कि पार्किंग कहाँ पर है, किस तरह की पार्किंग में जाया जाए, कौन सी पार्किंग है जो फिलहाल खाली है, जिसमें जगह है या भर गई है। उसके लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि QR कोड के जरिए जब शहर में प्रवेश करते हैं कांवड़िए तो मुख्य चौक चौराहों पर, मार्गों पर जो बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनमें कुछ साइन बोर्ड जो लगाए गए हैं उनमें QR कोड भी लगाया गया है, क्योंकि इस समय सबके पास स्मार्टफोन होता है और कांवड़िए अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और उससे पूरी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। और न सिर्फ पार्किंग की इंफॉर्मेशन आएगी बल्कि एक नेविगेशन के जरिए जो पार्किंग का रास्ता है वो भी कांवड़ियों को बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इस पार्किंग में अभी कितनी जगह बची हुई है या पार्किंग पूरी तरह से भर चुकी है। तो ये एक नई तकनीक के जरिए कांवड़ियों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। अगर ये कारगर होती है, आने वाले अन्य स्नान पर्वों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। जगह जगह होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स में इन QR कोड्स को लगाया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन QR कोड्स का इस्तेमाल करें और पार्किंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं। धन्यवाद आपका पुलकित, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर हरिद्वार में मुस्लिम समाज द्वारा कांवड़ बनाने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। संतों का कहना है कि अगर कोई गैर हिंदू कांवड़ बनाना चाहता है तो वो हरिद्वार की सीमा से बाहर बनाए। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि इस दिशा में सरकार कानून के हिसाब से जो फैसला ले सकती है वो लेना चाहिए। वहीं पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि हर विषय में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ठीक नहीं है। अयोध्या में रामलला के कपड़े मुस्लिम ही सिलते हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार में मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है जो सदियों से कांवड़ बनाने का काम करते आ रहा है, लेकिन इस बार इस विषय पर भी विवाद हो रहा है। उस समय अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को रखते हुए नियम बनाया कि हरिद्वार में मुसलमान गैर हिंदू का किसी भी तरह की गतिविधि, उनका प्रॉपर्टी खरीदना या व्यवसाय करना, यहाँ तक कि हर की पौड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में भी आना और रात्रि में विश्राम करना वर्जित है। तो उस पवित्रता को वर्तमान सरकार बनाए रखे। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए। और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता, ये उसकी मर्जी है। रामलला के खड़ाऊ और वस्त्र बनाने का काम हमारे वहाँ के स्थानीय अयोध्या के दर्जी समाज जो मुस्लिम था धर्म के अनुसार वो करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ करते थे और आज तक वो सब व्यवस्था चली आई है। तो अब ये हर चीज में हिंदू मुसलमान देखना, कल तो कहेंगे कहीं फूल उगे होंगे, उसमें खाद बनाने की फैक्ट्री में कोई मुसलमान भाई काम कर रहा होगा तो ये वहां बनी हुई खाद है, उस खाद से जो उगे हुए फूल हैं, इन फूलों की माला भी भगवान को नहीं चढ़नी चाहिए। इधर उत्तरकाशी जिले में हॉट सीट बनी जिला पंचायत की रामा सीट, जहां बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर पंचायत पुरोला के 2 पूर्व अध्यक्षों ने इस सीट से दावेदारी की है और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन का गांव की वोटर लिस्ट नाम काटने से सियासत जारी है। तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, जबकि वो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। हरिमोहन, जिनका वोटर लिस्ट में नाम न होने के बाद सियासत बढ़ गई। हालांकि हाईकोर्ट के दखल के बाद रामा सीट से हरिमोहन नेगी ने नॉमिनेशन फाइल किया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब तक वोटर लिस्ट पर उनका नाम नहीं चढ़ा है, जिससे लोग सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।
उत्तरकाशी से बलबीर परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तेज हो गई है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अजीब घटना है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, यानी जहां से वो अध्यक्ष रहे वहीं पर वो वोटर नहीं है। बिल्कुल, जो ये पूरा मामला है ये हाई कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद अब जाके जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो कहीं सुनने में आ रहे हैं। पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और जिस तरह से नाम हटाया गया, उससे जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है उसकी भूमिका पे संदेह जताया जा रहा है। सियासत पूरी तरह से गर्म है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। पर जिस तरह से नामांकन से पहले ही उनका नाम गायब कर दिया जाता है और जिस तरह से वो लगातार देहरादून हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं हरिमोहन नेगी, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। स्थानीय लोग हैं सोशल साइट पर जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। और इसमें अपडेट है कि नामांकन आज एक्सेप्ट होना है और आज ही उनको जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है पुरोला से उन्हें टाइम दिया है 11 बजे का, तो उनका जो नामांकन है हरिमोहन नेगी का आज एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, इस पे भी बड़ा ही सियासत गर्म है। और आज का दिन बड़ा ही राजनीतिक चर्चा में रहने वाला है जनपद में, क्योंकि पूरे जनपद में यह बड़ा पहली बना हुआ है कि क्यों नाम कट गया, क्यों नहीं हरिमोहन नेगी को सुना गया। और जब वो कोर्ट गए, कोर्ट ने भी डायरेक्शन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको दिया और राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत हरकत में आया और जो यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको तुरंत निर्देशित किए गए। उसके बाद भी 5 दिन बीतने के बाद भी अब हालात ये है कि अभी तक उनका नाम नहीं चढ़ा है। सियासत पूरी तरह से गर्म है और रामा सीट को जीतने के लिए जो तीनों प्रत्याशी है पूरा जोर लगाए हुए हैं। और पर जो कांग्रेस के जो हरिमोहन नेगी नेता है वो लगातार अभी भी चक्कर काट रहे हैं, उनपे सस्पेंस बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि 10-12 दिनों में घटनाक्रम घटा है, तो सवाल निशान जो अधिकारी जिनकी तरफ से यहाँ कुछ किया गया है वो सवालों के घेरे में है। और इसमें अपडेट यही है कि सियासत पूरी तरह से गर्म है। बिल्कुल, और अभी से अगर अधिकारी सवालों के घेरे में है तो कैसे उम्मीद की जाए कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होगा, ये कहना है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों का। धन्यवाद आपका बलबीर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बीजेपी के महेंद्र भट्ट जो कि फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, अब बीजेपी की नई टीम को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। पार्टी ऑफिस से लेकर सीनियर नेताओं के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है और अपने अपने लेवल से सिफारिशें लगवाई जा रही हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी में पंचायत चुनाव के बाद नई टीम गठित होनी है। दोबारा अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट इस बार ऐसी टीम बनाने वाले हैं जहां पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। इस बार उन नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है जो पार्टी कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं रहते। वहीं यूथ, महिला और अनुभवी हर वर्ग को नई टीम में जगह देने की बात कही जा रही है। जब संगठन बड़ा होता है तो बहुत जगह से अनेकों ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी बात को पहुंचाते हैं। ये कोई गलत परिपाटी नहीं है, लेकिन निर्णय किसी क्षमता के आधार पर ही होता है। निर्णय कार्यकर्ता की जो काम करने की योग्यता है, क्षमता, उसको केंद्रित होता है। बीजेपी की नई टीम में जगह पाने के इच्छुक नेता पार्टी ऑफिस के खूब चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि वो पार्टी ऑफिस को मंदिर मानकर रोज आना दस्तूर मानते हैं। नहीं, पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाना अलग बात है। पार्टी कार्यालय हमारा एक मंदिर है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता गांव से आता है या शहर का है, एक बार जरूर यहाँ पर पार्टी कार्यालय में आता है कि यहाँ गतिविधियाँ क्या क्या चल रही है। कुल मिलाकर एक बेहतर प्रतिनिधित्व हमारी इस प्रादेशिक संगठन की रचना में मिले, जिसमें महिलाओं की यथोचित भागीदारी हो, अनुसूचित जाति की भागीदारी हो, पिछड़े वर्ग की भागीदारी हो, सामान्य वर्ग की भागीदारी हो, तो इस तरह से एक योजना बनेगी। अब बीजेपी 2027 को ध्यान में रखकर अपनी टीम को तैयार करने वाली है, जिसमें संगठन के बीच तालमेल और जनता के बीच पैठ रखने वाले कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता में रखा जाएगा।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पुलिस का ऑपरेशन जारी है और इस दौरान पुलिस गंगा नदी के किनारे हुक्का पीने वालों पर भी एक्शन ले रही है। ऋषिकेश के आसपास फूलचट्टी, गरुड़ चट्टी, रामझूला, जानकी झूला क्षेत्रों में गंगा नदी के तट पर हुक्का पीने पर पुलिस ने हुक्के जब्त किए, एक्शन लिया है। पुलिस का कहना है ऑपरेशन लगाम के तहत यह ऑपरेशन जारी रहेगा। ऐसे युवकों को धर दबोचा गया है जो गाड़ी में डंडा, बेसबॉल और नुकीले डंडे लेकर चल रहे थे। गौरतलब है कि मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि कांवड़ यात्रा सीजन के दौरान लाठी, डंडे वगैरह लाने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए और इसी के तहत पुलिस ने कई जगहों पर ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया और देवों की नगरी में गलत काम करने वाले लोगों को पकड़ा है, सामान जब्त किए हैं। गले में पीली धारियों वाले नेवले और हिमालयी हिरण यानी कि काकड़ के बीच लड़ाई का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने यह वीडियो जारी किया। केंद्र के मुताबिक वीडियो में दिख रहा है कि नेवला हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे पुराने नेवले की प्रजाति है जो दिलेर और चुस्त है। कांवड़ हिमालय क्षेत्र की सबसे छोटी हिरण प्रजाति है काकड़। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। तो काकड़ और इस नेवले के बीच की लड़ाई का ये वीडियो जो कि वन विभाग की ओर से ही जारी किया गया है। हिरण का आकार भी देखिए नेवले के बराबर ही है। हिमालयी क्षेत्र की सबसे छोटी हिरण है ये काकड़। लाखों हिंदुओं की आस्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश से जुड़ी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश आ चुके हैं और उसी आदि कैलाश का दिव्य श्रृंगार किया गया। यहां 1200 किलो का एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। 40 फीट का त्रिशूल भी लगाया गया है, जिसके बाद ये मनोरम दृश्य और भी ज्यादा आस्था से भरा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश के शिव पार्वती मंदिर की हैं, जहां सावन से पहले 1200 किलो का शिवलिंग स्थापित किया गया है। कठिन सड़क के रास्ते बड़ी मुश्किल से ये शिवलिंग आदि कैलाश तक पहुंचा तो भारी भरकम शिवलिंग को जेसीबी के जरिए मंदिर में लाया गया। पूरे विधि विधान के साथ रविवार को ये शिवलिंग स्थापित किया गया। लोकल और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने भोलेनाथ की जय के जयकारे लगाए। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग का मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान से पूजन किया। यहाँ सिर्फ 1200 किलो का शिवलिंग ही खास नहीं है, बल्कि 40 फीट ऊंचा त्रिशूल भी यहाँ स्थापित किया गया है। इतने ऊंचे त्रिशूल को भी यहाँ तक पहुँचाना और लाना आसान नहीं था और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद त्रिशूल को लाया गया। गुंजी गांव के लोग इतने भारी शिवलिंग और इतना बड़ा त्रिशूल आदि कैलाश में लगने से खासे खुश दिखे। आदि कैलाश विकास समिति ग्राम सभा कुटी की ओर से एक विशाल त्रिशूल की स्थापना हुई है और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आज एकत्र होकर यहाँ काम कर रहे हैं और आज के दिन ही आज आदि कैलाश ट्रस्ट 2020 की ओर से एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद से यहां आने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब यहां आने वाले भक्तों के लिए 1200 किलो का ये शिवलिंग और 40 फीट का त्रिशूल बड़े आकर्षण का केंद्र होंगे, जिन्हें यहां तक लाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यात्रा के इतिहास में पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने आदि कैलाश के भी दर्शन किए। यात्रियों के पहले दल ने सभी 45 सदस्यों ने आदि कैलाश के दर्शन किए। आदि कैलाश के दर्शन कर यात्री उत्साहित नजर आए। असल में 2019 के बाद से ही मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी, जो इस बार शुरू हुई है। इस दौरान गुंजी से जोलिंग कांग
तक रोड बन गई है और ऐसे में मानसरोवर यात्री आसानी से आदि कैलाश के दर्शन कर पा रहे हैं। पहला दल आदि कैलाश के दर्शन कर नाभि ढांग पहुंच गया है, जहां से ये दल 2 दिन रुकेगा। इस दौरान मानसरोवर यात्री ओम पर्वत के भी दर्शन करेंगे। पहला दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहला ऐसा दल है जो कि आदि कैलाश के भगवान के भी दर्शन कर रहा है और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण एक बदलाव सड़क कनेक्टिविटी की वजह से हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।